हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया था पूरा। एपिथेलियल टिश्यू के बाद टिश्यू में हमने देखा था टाइट जंक्शन क्या होता है, एडेरिंग जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन क्या होता है, तो ये हमने देखे थे। जो टाइट जंक्शन था वो स्टॉप करता था लीकिंग को, एडेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग की तरह काम करता था, और गैप जंक्शन क्या करता था, जो नेबरिंग सेल्स है उनके द्वारा कनेक्शन, उनके बीच में कनेक्शन को मेंटेन करने में रेस्पॉन्सिबल था। फिर इसके बाद आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कुछ कनेक्ट करने वाला है। क्या कनेक्ट करेगा? तो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट। सबसे पहले तो बहुत सारे होते हैं, सबसे ज्यादा यही मिलता है। तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी, मतलब हर जगह मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनिमल की सभी बॉडी में सभी जगह पे ये देखने को मिलेगा। अगर इसके नाम की बात करें कनेक्टिव टिश्यू, क्यों? स्पेशल फंक्शन है इसका लिंकिंग एंड सपोर्ट द अदर टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही कनेक्ट करना है, मतलब कि क्या करेगा? लिंक करेगा और साथ में सपोर्ट करेगा और टिश्यू और ऑर्गन्स को, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें रेंज होती है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब टाइप के कनेक्टिव टिश्यू मतलब टाइप देख लेते हैं पहले, कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो एक बार टाइप देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये जनरली तीन तरह का होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो तीन तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें हम दो टाइप पढ़ते हैं। पहला होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या एरियोलर टिश्यू, दूसरा होगा एडिपोज टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक एरियोलर टिश्यू होता है, एक एडिपोज टिश्यू होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के फिर से दो टाइप होते हैं। पहला होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर, रेगुलर मतलब एक पैटर्न होगा, अरेंजमेंट होगा, कहीं से भी कोई भी नहीं होगा, मतलब एक पैटर्न में सारे अरेंज होंगे, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होगा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब डेंस तो है लेकिन इरेगुलर है, कोई भी कहीं भी होगा। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो ये दो तरह का होता है, एक टेंडन और एक लिगामेंट। टेंडन जो होता है वो मसल से बोन को जोड़ता है, लिगामेंट जो होता है वो बोन से बोन को जोड़ता है। पढ़ेंगे आगे सब डिटेल में। अब है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसके अलग दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो फ्लूइड टाइप का होगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो स्केलेटन मसल बनाएगा, जो स्केलेटन सिस्टम बनाता है वो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू को, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के होते हैं, जैसे बोन और कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज दोनों स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बाद फ्लूइड आता है। फ्लूइड में कौन कौन होगा? ब्लड होगा और लिम्फ होगा। तो ब्लड और लिम्फ इसमें आ जाएगा। जनरली ब्लड और लिम्फ को एक में काउंट कर लेते हैं, एक्चुअल में ये अलग अलग होते हैं। तो ब्लड लिम्फ, ये इस तरह से हमने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़े। तो अगर एक बार इसको ओवरव्यू करें तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के तीन टाइप होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
लूज कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप, एरियुलर और एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के दो, टेंडन और लिगामेंट। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को दो, स्केलेटन और फ्लूइड। स्केलेटन में बोन और कार्टिलेज आ जाएगा, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन देखा कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा तो वो सब हम देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है इसमें हाँ, तो यहाँ तक हमने द रेंज फ्रॉम द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेके स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक होते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने देखा था। अभी डायग्राम हमें इसमें दिखाई दे रहा है, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे मैक्रोफेज सेल है, ये जो दिख रही है मैक्रोफेज सेल है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है जो ये वाली दिख रही है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फाइबर प्रोड्यूस करती है। ये मास्ट सेल है, ये कोलेजन फाइबर है। ये सब किस काम में आते हैं ये सब हम देखेंगे। ये फ्री दिखाई दे रहा है तो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो है ये एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है। न्यूक्लियस ये साइड में चला गया क्योंकि फैट को ज्यादा स्टोर करना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन आता है तो कार्टिलेज आता है, बोन आती है, एडिपोज टिश्यू आता है, ब्लड आता है। इसको सिंपल शब्दों में कहें तो कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ब्लड, ये चार चीजें, चार चीजों से मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना होता है कंप्लीटली। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ये बात याद रखनी है, एक्सेप्ट ब्लड इंपॉर्टेंट है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सेल सेक्रेट फाइबर, सेल फाइबर सेक्रेट करती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड द कोलेजन फाइबर, कुछ फाइबर सेक्रेट करेंगी और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि कोलेजन और इलास्टिन के होते हैं, जो कि कोलेजन और इलास्टिन के होते हैं। क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, these cells also secrete the modified polysaccharide, modified polysaccharide भी प्रोड्यूस करते हैं, which accumulate between the cells and fiber act as the matrix और ground substance। हमें याद रखना है जिसमें मैट्रिक्स मिलेगा वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये वाली, ये जो है मैट्रिक्स है इसका, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंसेस को बोल सकते हैं। क्या होगा इसमें, अब ये पॉलीसैकेराइड का बना होगा, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। तो हमें याद रखना है मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। कहाँ इकट्ठा हो गया, सेल्स के बीच में इकट्ठा हो गया तो क्या बनाएगा, ग्राउंड सब्सटेंस बनाएगा। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू को समझते हैं, फिर डेंस को समझेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि अगर हम देखें इसमें ये पूरा लूजली पैक्ड दिखाई दे रहा है, हमें से मैट्रिक्स भी है और सारे फ्री फॉर्म में सेल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। और देख लेते हैं इसमें क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज द सेल फाइबर लूजली अरेंज्ड। फाइबर कैसे होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे, किसमें, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें ये लूजली अरेंज्ड है, सारे टाइटली पैक्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन कहाँ मिलेगा, स्किन के नीचे मिलेगा। ऑफन सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम, एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि उसको एक शेप मिली रहे। कंटेन्स है फाइब्रोब्लास्ट सेल, अब फाइब्रोब्लास्ट सेल है तो क्या करेगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर सेक्रेट करती है और मैट्रिक्स सेक्रेट करती है। तो यहीं पे लिख लेते हैं हम एक एक करके। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करेगी, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर और मैट्रिक्स सेक्रेट करती है।
फाइबर्स और मैट्रिक्स किसने सिक्रेट किया? तो फाइब्रोब्लास्ट सेल में। मैक्रोफेज सेल है, मैक्रोफेज सेल फैगोसाइटिक नेचर की होती है। मैक्रोफेज सेल फैगोसाइटिक नेचर की होती है। इसको और क्या बोल देते हैं? इसको हिस्टियोसाइट भी बोल देते हैं। हिस्टियोसाइट्स भी बोल दिया जाता है। क्या काम करेगी? सेल डेब्रिस को, बैक्टीरिया को, फॉरेन मैटर को खा जाती है। तो क्या करेगी? इंगेस्ट सेल डेब्रिस। सेल डेब्रिस क्या होता है? जो थोड़े बहुत टुकड़े होते हैं ना, सेल सेल ऑर्गेनेल के फ्रेगमेंट्स के होते हैं, और जो वेस्ट टाइप का मटेरियल होता है वो सब सेल डेब्रिस। कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो इस सबको ये खा जाएगी। और क्या है? फॉरेन पार्टिकल कोई होगा तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेगी। फॉरेन मैटर को भी खा जाएगी। तो ये जो है ना, हम कह सकते हैं मैक्रोफेज जो है ये भूखी सेल होती है, सब खा जाती है। तो क्या क्या खा गई? बैक्टीरिया, सेल डेब्रिस और फॉरेन पार्टिकल्स खा गई। तो मैक्रोफेज हमें दिखाई दे रही है, ये वाली जो है ये मैक्रोफेज है। हमें याद रखना है, डायग्राम लेवल करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। फाइब्रोब्लास्ट सेल कौन सी है? तो फाइब्रोब्लास्ट ये वाली है, ग्रीन वाली जो दिख रही है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल ये वाली है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। इसके बाद यहाँ पे जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल का ये रही। अब ये मास्ट सेल क्या करती है? तो ये मास्ट सेल जो है कुछ चीजें प्रोड्यूस करती है। जैसे क्या क्या ये प्रोड्यूस करेगी, तो हमें वो याद रखना है। सबसे पहले ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगी। हिस्टामिन कौन है? हिस्टामिन एक हिस्टामिन एक वैसोडायलेटर होता है। वैसो डायलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। और ब्लड वेसल्स को डायलेट करने से क्या होगा? क्यों करेगा और कब करेगा? जब इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन होती है। इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिएक्शन जब होती है तो उस समय वैसो डायलेशन का काम करता है। कब? इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन में। बॉडी में जब होती है, एलर्जी हो जाए या कुछ इन्फ्लामेशन हो जाए, तो वहां पे हिस्टामिन सेक्रेट करता है, जो कि वैसो डायलेटर का काम करता है। दूसरी हम बात करें हेपेरिन। हेपेरिन भी सेक्रेट करेगा। हेपेरिन क्या करता है? तो एंटीकोगुलेंट होता है बेसिकली। एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होने से रोकता है। चेक और प्रिवेंट, चेक्स और प्रिवेंट क्या? ब्लड क्लॉटिंग। कहाँ पे? इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है हेपेरिन। तो हेपेरिन का भी काम पता चला, हिस्टामिन का काम पता चल गया। अब बचा सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन भी सिक्रेट करेगा। सेरोटोनिन क्या करता है? जो सेरोटोनिन होता है वो ब्लीडिंग को रोकता है, और ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड वेसल से ब्लीडिंग जो होगी ना वो रुक जाएगी। चेक द ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल। तो ये तीन चीजें किससे सेक्रेट होती हैं? ये तीन चीजें मास्ट सेल से सेक्रेट होती हैं। कौन कौन? हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो ये हमें याद रखना है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलर टिश्यू देख रहे थे। एरियोलर टिश्यू क्या कर रहा था? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था एपिथेलियम को। साथ में इसके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल थी जो कि क्या करती है? सेक्रेट
फाइबर्स, फाइबर सेक्रेट करती है और बनाती भी है। उसके बाद मैक्रोफेज सेल थी, भूखी सेल हमने देखी थी। मास्ट सेल के हमने फंक्शन देख ली। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप फॉर द लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, जिसकी स्किन के नीचे होता है। ये भी काम क्या करेगा? फैट स्टोर करता है। ध्यान रखना, ये बड़ी सी सेल दिखेगी ना, ये इस तरह की सेल, और इसमें ये बड़ी बड़ी सी सेल दिख रही है, ये पूरा, ये लाइट कलर का जो दिख रहा है सब फैट ही भरा हुआ है इसमें। इसका न्यूक्लियस भी साइड में चला जाता है क्योंकि फैट स्टोर करने का इसका काम हुआ करता है। तो एडिपोज टिश्यू भी स्किन के नीचे मिलता है। एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर फूड, स्टोर फूड, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज नॉट यूज्ड इमीडिएटली। अब जैसे बहुत सारा खाना है तो बहुत सारे खाने में से जो बच गया उसको स्टोर कर दिया जाता है, फैट में कन्वर्ट करके। और एडिपोज टिश्यू जिसके पास ज्यादा होता है, पहले तो जो फैट की लेयर बनेगी, जो एडिपोज टिश्यू है ना, वो एक लेयर बनाता है। जब ये लेयर बनाएगा तो वो लेयर जो है हीट के लिए इंसुलेटर होती है। तो जिसके पास एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है उसको हीट इंसुलेटर की तरह से काम करते, तो ना उसको ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। अब आते हैं फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल। अब ये क्या है? फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड है। फिर आगे क्या है इसमें? ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। ओरिएंटेशन जो है इनका रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न को शो करेगा। कैसे रेगुलर और रेगुलर पैटर्न को शो कर रहा है? जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न दिखाई दे रहा है, सभी एक रेगुलर पैटर्न में है। जबकि अगर इसको देखें तो कोई भी कहीं भी है तो ये इरेगुलर पैटर्न हुआ करता है। और ये जो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं ये सब ये कोलेजन फाइबर्स हैं, और इसके बीच में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल दिखाई दे रही है, फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें। अब आता है इसमें लूजली अरेंज्ड है सेमी फ्लूइड में। ठीक है, ये तो हो गया लूज कनेक्टेड टिश्यू का। फाइब्रोब्लास्ट सेल आ गए। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स रेगुलर रेगुलर पैटर्न में होगा, डेंस रेगुलर रेस्पेक्टिवली। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, द कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स। मतलब कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कई सारे पैरेलल बंडल्स में ये प्रेजेंट है कोलेजन फाइबर। अभी जो कोलेजन फाइबर है प्रेजेंट इन रो मैनी पैरेलल बंडल्स, टेंडन में होगा, विच अटैच द स्केलेटल मसल टू बोन, और लिगामेंट में होगा विच अटैच द बोन टू अनदर बोन। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल कौन है? टेंडन और लिगामेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं, डेंस रेगुलर का कौन है? टेंडन और लिगामेंट। ये क्या करेगा? लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ता है और टेंडन बोन टू मसल को जोड़ेगा। तो ये हमें याद रख लेना। अब dense irregular connective tissue has fibroblast cell, many fiber, जो कि सारे ही मोस्टली कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। many fibers that are oriented differently, कहीं भी कोई भी है तो डिफरेंटली ओरिएंटेड होंगे ये। this tissue present in the skin, अब ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? ये स्किन में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ये वेरियस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, यहाँ तक हमने कौन सा पढ़ा? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ध्यान रखना, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलेगा? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा स्किन में, प्रेजेंट इन स्किन, तो स्किन में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में कौन कौन आएगा? कार्टिलेज आ जाएगी, बोन आ जाएगी और ब्लड आ जाएगा। अब इसमें और क्या क्या है इसको देख लेते हैं। इंटरसेलुलर मटेरियल, इंटरसेलुलर मटेरियल कौन था? कार्टिलेज। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। जो कार्टिलेज है उसका इंटरसेलुलर मटेरियल सॉलिड होगा लेकिन पेलेबल है। पेलेबल है मतलब कंप्रेस हो जाता है
लेकिन कंप्रेस होने के साथ साथ वापस अपनी जो पोजीशन है, जो स्टेट है, उसको रीगेन कर लेता है। इसको हम बोलेंगे रजिस्ट द कंप्रेशन। मतलब कि दब तो जाएगा लेकिन वापस अपनी पुरानी वाली स्टेज में पहुंच जाएगा। इलास्टिसिटी होती है इसमें। सेल्स ऑफ द टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, इसकी सेल्स का नाम कॉन्ड्रोसाइट होता है। आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। अब ये जो सेल्स हैं, ये खुद के आसपास मैट्रिक्स सेक्रेट करते हैं और उसी में खुद देखने को मिलती है। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये सारे कोलेजन फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। इस कोलेजन फाइबर में ये जो स्ट्रक्चर है, ये खाली जगह को लैक्यूना बोलेंगे। और इसमें ही ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो है कार्टिलेजिनस सेल्स हैं, और ये कार्टिलेजिनस सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट बोल देते हैं। कार्टिलेजिनस सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। तो हमें याद रखना है कॉन्ड्रोसाइट किसको बनाती है? कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज को बनाती है, जो कि स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स कहाँ से आया? खुद के द्वारा सेक्रेट किया गया था। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो रिप्लेस्ड बाय द बोन इन एडल्ट। कई सारे वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियो में जो कार्टिलेज होता है वो बोन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब पहले कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होगी, बाद में उसको बदल के बोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। नोज टिप में देखने को मिलता है। कार्टिलेज आउटर ईयर जॉइंट्स में देखने को मिलता है। बिटवीन एडजेसेंट बोन, जो आसपास में बोन है तो उसमें देखने को मिलता है। वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में देखने को मिलता है। लिम्स में मिलेगा, हैंड में मिलेगा। बेसिकली अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो कार्टिलेज बोन, ये बोन है और ये बोन है, इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। कई जगह पे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे कि कई सारे जो बोन टू बोन कनेक्शन होते हैं, जैसे कि ये एक बोन हो गई कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे दूसरी बोन हो गई कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे शोल्डर जैसी बोन बना देते हैं, तो कुछ ऐसे अगर ये बोन होगी तो यहाँ पे बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जो कि दोनों को एकदम टकराने से रोकेगा। तो इसको हम कह सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर में काम करता है ये। अगर हम बोन की बात करें तो बोन हार्ड होती है, नॉन पेलेबल होती है। नॉन पेलेबल मतलब एकदम से पिचक नहीं जाएगी, दब नहीं जाएगी। जैसे दब जाती थी लेकिन अपनी शेप में आ जाती थी। रजिस्ट कंप्रेशन, वापस से अपनी शेप में आ सकती है। कैल्शियम सॉल्ट होता है इसमें बोन में, और कोलेजन फाइबर होता है। ये हमें याद रखना है कि बोन में कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें और क्या होगा इसमें। अभी क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। अब कैसे स्ट्रक्चरल फ्रेम? जैसे हम जानते हैं हमारे पास एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन में मेन कंपोनेंट कौन है? बोन। और उसके साथ में कौन है? तो कार्टिलेज। उसके साथ में कौन है? कार्टिलेज। लेकिन मेन कंपोनेंट कौन है? मेन कंपोनेंट बोन है। वही पूरा फ्रेमवर्क बनाती है और वही फ्रेम और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है पूरी बॉडी को। बोन क्या करेगी? बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट दैट सॉफ्टवेयर टिश्यू। अब जैसे सपोर्ट कैसे कर रही है और प्रोटेक्ट कैसे कर रही है? जैसे हम जानते हैं रिब केज होता है, यहाँ स्टर्नम है, उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, यहाँ से इस तरह से कुछ ऐसे रिब केज बना होता है, इधर से इधर से। तो अब ये जो रिब केज है कुछ इस प्रकार से आता है, फिर लास्ट में से फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कई सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, और पोस्टीरियो लेटरल या डॉर्सोलेटरल हम कहेंगे। डॉर्सोलेटरल साइड में जो किडनी प्रेजेंट होती है, डॉर्सोलेटरल साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। और इसी तरह से लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, ये सब सॉफ्ट ऑर्गन्स है। इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम स्केलेटन सिस्टम का होता है, जो कि बोन्स का ही जनरली बना होता है। कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन का डिपोजिशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? अब ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन्स को। बोन जो होती हैं
ऑस्टियोसाइट सेल से ही बनी होती हैं, जो बोन्स होती हैं ऑस्टियोसाइट सेल से बनती हैं। ऑस्टियोसाइट सेल को हम बोन सेल भी बोल सकते हैं। कहाँ प्रेजेंट होगी ये बोन सेल, जिसको हम ऑस्टियोसाइट बोल रहे हैं? तो ये लेक्यूने में प्रेजेंट होती है। लेक्यूने कहाँ है, तो इसको हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, ये बोन की ही स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स सेक्शन है बोन का। अब इसमें अगर देखें जो स्टार शेप्ड बने हुए ना, ये पहले तो ये वाली खाली जगह है, ये जो दिख रही है खाली जगह है। अब इसमें स्टार शेप्ड जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये ऑस्टियोसाइट है। ये खाली जगह को बोलते हैं लेक्यूने, खाली जगह को लेक्यूने बोलेंगे। और इसमें जो स्टार जैसी ये जो दिख रही है सेल्स, ये सब क्या है, ये सब ऑस्टियोसाइट है। तो याद रखना है खाली जगह में जो खाली जगह का नाम पहले तो लेक्यूने होता है और वो क्या करेगा, तो वो ऑस्टियोसाइट रखता है। तो यहाँ तक हमें बोन समझ आई। अब आगे देखते हैं और क्या है इसमें। लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन जो होती हैं पैर में जो हड्डियां होती है, जैसे सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हम जानते हैं, फीमर होती है। तो फीमर हो गई जैसे कि, तो वो लॉन्ग बोन हो गई। वो पूरी बॉडी का वेट अपने ऊपर रखते हैं। तो बोन्स के ऊपर पूरी बॉडी का वेट होता है, तो वो मजबूत होने चाहिए। तो सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, तो वेट बियरिंग फंक्शन होता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के द्वारा इंटरेक्ट करते। कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो बोन से मसल को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू था वो कौन था, वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू था और उसका नाम था टेंडन। तो टेंडन कौन होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हमें याद रखना है, अभी अभी हमने पढ़ा था डेंस रेगुलर में टेंडन और लिगामेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे और क्या होगा इसमें। स्केलेटल मसल के साथ जोड़ने का काम करते हैं जिससे कि मूवमेंट हो सके। बोन मैरो, बोन मैरो क्या था, एक बोन है, बोन के अंदर एक खाली कैविटी होती है, जो खाली जगह होती है उसकी बात कर रहा है। बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड का प्रोडक्शन या ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। स्पेशली अगर हम कहें सिंपल से शब्दों में, तो जो ब्लड है, ब्लड को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दूसरा प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी भी आ जाएगी, डब्ल्यूबीसी भी आ जाएगी और प्लेटलेट भी आ जाएगी, जबकि प्लाज्मा में वाटर और अदर कंपोनेंट जो होता है वो सब आ जाएंगे। तो वो हमें याद रखना है। अब इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। अब सर्कुलेट होगा तो बहुत सारे काम करता है। अब क्या क्या काम करेगा वो हम नेक्स्ट 17-18 चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। तो ये ब्लड हो गया, तो ब्लड हमने समझा। नेक्स्ट टिश्यू जो इसमें है, नेक्स्ट है अपना मस्कुलर टिश्यू या मसल्स। अब मसल्स की बात करें तो मसल्स कहाँ होते हैं, क्या काम करेंगे मसल्स, तो हम जानते हैं मसल्स किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और बहुत सारे अदर फंक्शन ये कराया करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू हमें याद रखना है। लिगामेंट का एक पॉइंट याद रख लेंगे हम, लिगामेंट जो होता है वो येलो इलास्टिन फाइबर का बना होता है। लिगामेंट का हमें याद रखना है कि वो येलो इलास्टिन फाइबर का बना होता है। अब ब्लड हो गया, ब्लड की ये सेल्स हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे आरबीसी हो गई, ये डब्ल्यू प्लेटलेट्स हो गए और ये डब्ल्यूबीसी हो गई। डब्ल्यूबीसी का शेप कोई परफेक्ट नहीं होता। प्लेटलेट्स जो है प्लेटलेट्स भी एक्चुअल में फ्रेगमेंट होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स के। आगे बात करते हैं मसल से, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो होता है, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर। सभी मसल्स बहुत सारे लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से बने होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। एरे का मतलब अरेंजमेंट होता है बेसिकली, अरेंज का मतलब अरेंजमेंट होता है। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरस फाइन फाइब्रिल्स। इसके पास बहुत सारे फिब्रिल्स होते हैं जिसको हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मसल्स हैं कई सारे फिब्रिल्स से मिलके बने होते हैं और उसको हम क्या बोल देंगे, मायोफिब्रिल्स। मतलब कई सारे फाइबर थे जो कि न्यूमेरस फिब्रिल से बने। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फिब्रिल्स,
फिब्रिल्स का ग्रुप मिलके बना फाइबर, और फाइबर का ग्रुप मिलके बना मसल। तो हमें याद रखना है फिब्रिल, फिब्रिल का ग्रुप मिलके बना फाइबर्स, और फाइबर्स का ग्रुप मिलके बना मसल्स। और ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को हम मायोफिब्रिल्स, ये फाइब्रिल्स जो हैं इनको मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। ये कौन है फिब्रिल्स? मायोफिब्रिल्स है ये। तो ये हमें याद रख लेना है। तो मायोफिब्रिल्स क्या थे वो हमने देख लिए। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टन, मतलब कि साइज श्रिंक हो जाएगा, सिंपल शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। Response to simultaneous and relax, lengthen, return to the uncontracted stage। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, ये दोनों काम मसल फाइबर कर सकते हैं। देयर एक्शन moves the body to adjust to the changes। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, इससे होगा क्या? देयर एक्शन मूव्स द बॉडी। अब ये जो एक्शन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, इससे बॉडी मूव करती है। एडजस्ट टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें एडजस्ट करने के लिए ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और क्या होगा? एनवायरनमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि सिंपल शब्दों में कहें तो लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और जैसे एनवायरनमेंट की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करने में हेल्प करते हैं। इन जनरल मसल प्लेज इन एन एक्टिव रोल। जो मसल है बहुत एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, कैसे? बॉडी मूवमेंट में। अब मसल्स में हम एक एक करके पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। इसकी डिटेल हम एक एक करके पढ़ेंगे जो लोकोमोशन मूवमेंट नाम का चैप्टर है। आगे हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की बात करें तो टिश्यू होता है, टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल का और नाम क्या होता है, पहले नाम देख लेते हैं। स्केलेटल मसल को हम वॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। दूसरा और क्या बोल सकते हैं इसको? स्केलेटल मसल बोल सकते हैं, वो तो बोल ही रहे हैं। दूसरा नाम इसका हो जाएगा स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल, तो वॉलेंट्री या स्ट्रिएटेड मसल बोल सकता है, क्योंकि इसमें स्टीरिएशंस देखने को मिलते हैं। कैसे होता है वो आगे देखते हैं। इन टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप ट्राइसेप तो सभी जानता है, तो सच एज बाइसेप। स्टीरिएटेड होता है जिसमें स्ट्रिप्ड होती है। स्ट्रिप्स कैसी होती हैं तो वो हम देखेंगे अभी आगे। स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर। स्केलेटल मसल फाइबर सब मिलके मसल बनती थी, अभी देखा था हमने। तो skeletal muscle fiber bundle together in parallel fashion, a sheath of the tough connected tissue enclose the several bundle muscle fiber। you will अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको आगे। तो अब क्या होगा, कई सारे फाइबर आके बंडल बना लेंगे जिसको हम फैसिकुलाई बोलते हैं। तो आगे पढ़ेंगे इसको। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ये जो है ये स्केलेटल मसल है, ये वाला। इसमें हमें स्टीरिएशंस देखने को मिल रहा है। अभी जो स्टीरिएशंस है ये क्यों है? यहाँ पे एक्टिन मायोसिन होता है, एक एक्टिन होता है लाइट, और जो मायोसिन होता है वो डार्क होता है। तो एक्टिन लाइट होता है, मायोसिन डार्क होता है, तो इसीलिए लाइट डार्क के बैंड्स इसमें दिखाई देते हैं। इसको हम स्टीरिएशंस बोलते हैं। अब ये जो इसके न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये इसके न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये जो है ये स्मूथ मसल है, इसके दोनों एंड टेपरिंग एंड होते हैं। जैसे कि ये एक स्मूथ मसल फाइबर है, इसके दोनों एंड यहाँ से टेपरिंग है और बीच में से स्वेलन अप है। अभी जो टेपरिंग एंड थे, दोनों तरफ से टेपरिंग एंड है, तो ये इनवॉलेंट्री होती है। जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स मतलब हम कहें जो अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो सकते, अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो सकते, तो वो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अपना हार्ट, वो लंग्स हो गए, लंग्स में मिलेंगे
लीवर में मिलेंगे। तो इस तरह से जो मसल्स मिलेंगी, स्टमक में मिलेंगे, इंटेस्टाइन जिसको मतलब जीआईटी सिंपल से शब्द कहें तो जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरी एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगी। वो सब जो मिलेगा जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो स्मूथ मसल फाइबर की ही बनी होगी। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में स्टीरेशंस देखने को मिलते हैं। अपीयरेंस किसका है? अपीयरेंस है स्केलेटल मसल जैसा, लेकिन काम कैसा है? स्मूथ मसल जैसा, क्योंकि इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें एक स्पेशल फीचर होता है कि इंटरकलेटेड डिस्क। ये इंटरकलेटेड डिस्क मसल फाइबर को कनेक्ट करता है। क्या करेगा ये? मसल फाइबर को कनेक्ट करेगा, और मसल फाइबर को जब कनेक्ट करता है तो इससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन जब होगा इसमें, तो कॉन्ट्रैक्शन में जो वेव आएगी पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन के लिए, तो उस वेव को बूस्ट अप करता है। इस जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो वेव आएगी उसको बूस्ट अप करता है ये इंटरकलेटेड डिस्क। अब इसमें क्या क्या लिखा है इसको हम देख लेते हैं। स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर जो होता है, टेपरिंग एंड होता है, दोनों तरफ से टेपरिंग एंड दिखाई दे रहे हैं इसमें। फ्यूजिफॉर्म उसको बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये फ्यूजिफॉर्म हो गया। एंड डू नॉट शो द स्टीरिएशंस। स्टीरिएशंस इसके पास कोई नहीं है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर। सेल जंक्शन उसको पकड़ के रखता है। दे होल्ड देम टुगेदर, दे आर बंडल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। और ये कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, उसके अंदर ये बंधे होते हैं बंडल की फॉर्म में। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, इस सब में ये मसल मिलती है। कौन सी? स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल वॉल से मिल जाएगी, ब्लड वेसल में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यहाँ पे, जिसको हम अपनी मर्जी से काम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। इनवॉलेंट्री बोलेंगे, नॉन स्टीरिएटेड बोलेंगे, क्योंकि स्टीरिएशंस तो इसके पास है ही नहीं। नेक्स्ट है देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। इसके फंक्शन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। नॉट एबल टू मेक कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाय थिंकिंग, मतलब कि सोच के हम इसको स्केलेटल मसल की तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। कार्डियक मसल की बात करते हैं तो कार्डियक मसल कहाँ मिलेगी? कार्डियक मसल हार्ट में मिलेगी। नाम से पता चल रहा है कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू हार्ट ऑलवेज। अब क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। सेल जंक्शन fuse plasma cell junctions fuse the plasma membrane of the cardiac muscle and make them stick together। अब ये सारे जो हैं आपस में जुड़े हुए होंगे। कम्युनिकेशन जंक्शन कौन है? इंटरकलेटेड डिस्क है, वो याद रखना है हमें। तो इंटरकलेटेड डिस्क को हम कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलेंगे एट सम फ्यूजन पॉइंट, जहां पर सेल्स जुड़ती हैं। When one cell receives signal to contract, its neighboring cell also stimulated to contract, मतलब कि पूरे सभी सेल्स में स्टिमुलेशन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरह से अब न्यूरल टिश्यू हम पढ़ते हैं। न्यूरल टिश्यू क्या है? न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल। अब न्यूरल टिश्यू है तो पूरी बॉडी कंट्रोल हो पा रही है। कैसे कंट्रोल हो पा रही है? रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द कंडीशंस को चेंज करने के लिए, बॉडी की कंडीशंस को चेंज करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम है वो न्यूरल टिश्यू ही कंट्रोल कराता है। कैसे काम करेगा? इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है, सब जानते हैं। द यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। जो यूनिट है न्यूरल सिस्टम की कौन है? न्यूरल सेल्स है, वो सब एक्साइटेबल होती है। द न्यूरोलॉजिकल सेल्स, the neuroglial cell which constitute the rest of neural system protect and support the neurons। जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो क्या करेंगी? पूरा जो बचा हुआ हिस्सा है न्यूरॉन के अलावा वो सब बनाती है और न्यूरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। न्यूरोग्लिया जो होता है मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। पूरे न्यूरल टिश्यू का हाफ से ज्यादा, मोर देन 1/2, एक आधे हिस्से से भी ज्यादा न्यूरल टिश्यू का जो मटेरियल बना होता है वो न्यूरोग्लियल सेल्स का ही बना होता है। व्हेन अ न्यूरॉन इज
सुटेबली स्टिमुलेटेड, अगर न्यूरॉन स्टिमुलेट किया गया है एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल सा हमने ये न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, न्यूरॉन में यहाँ पे एक्साइटेशन आएगा, ये डेंड्राइट्स दिख रहे हैं तो यहाँ से एक्साइटेशन आएगा, डीपोलराइजेशन जिसको बोलते हैं। सेल के सेल बॉडी या साइटोन से होता हुआ एक्सोन के द्वारा वो नेक्स्ट न्यूरॉन में एक्सोन के द्वारा जाएगा और फिर डेंड्रो जो थे एक्सोन टर्मिनल उसके द्वारा साइनेप्सिस के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है इम्पल्सेस का। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस बेसिकली होता क्या है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन में अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो ये पोलराइजेशन क्रिएट किया जाता है। मेम्ब्रेन की इनर साइड नेगेटिव, आउटर साइड पॉजिटिव, तो इस तरह से क्रिएट करेंगे। और जब ये क्रिएट हो जाएगा, पोलैरिटी इसको बोलते हैं, अब डीपोलराइजेशन होगा। जैसे स्टिमुलस आएगा तो सारा पॉजिटिव अंदर और नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से डिस्टरबेंस होता है, तो इसको ये डिस्टरबेंस बोल रहा है। अराइवल ऑफ द डिस्टरबेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग और आउटपुट जोन triggers the event that may cause the stimulation और inhibition। स्टिमुलेट भी कर सकता है किसी चीज को, इनहिबिट भी कर सकता है, मतलब कि जो सिग्नल जा रहा है ये सिग्नल किसी चीज को एक्टिव भी करा सकता है और उसको रोक भी सकता है। एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल्स, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम जो टिश्यू अपना चैप्टर जो है उसमें पढ़ेंगे। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में सिंपल सा हम जानते हैं, द बेसिक टिश्यू मेंशन्ड अबव द, अब टिश्यू हमने पढ़ लिए, टिश्यू से मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन। क्यों बनेगा? इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। सबसे पहले तो ऑर्गन से टिश्यू क्यों बना, सॉरी टिश्यू से ऑर्गन क्यों बना? अब टिश्यू से ऑर्गन इसलिए बना कि वो इफिशियंसी बढ़ा सके और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज अच्छे से कर सके। अब कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज कर सकता है ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कंस्टिट्यूटिंग द ऑर्गेनिज्म, कई सारी सेल्स ऑर्गन्स बनाती हैं। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। सभी ऑर्गन्स जो हैं, प्रत्येक ऑर्गन अलग अलग टिश्यू से या एक टिश्यू से बना होता है, या तो एक ही टाइप का टिश्यू होगा या फिर उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू होंगे। जैसे हार्ट की बात करें, हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। हार्ट में चारों तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल भी होता है, कनेक्टिव भी होता है, मस्कुलर भी होता है और न्यूरल भी होता है। वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडीज दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्लेज सर्टेन discernible trend, this discernible trend is called evolutionary trend। मतलब evolution जो होता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी जो evolution चैप्टर है, तो evolution जो होता है उस evolution में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी को क्यों बढ़ाया जा रहा है? जिससे कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो इजीली हो सके। सिंपल सा हम कहें तो लेबर ऑफ डिवीजन जैसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अलग अलग ऑर्गन्स बना दिए, वो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करेंगे। जैसे अब बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया हम जानते हैं जो स्ट्रक्चरली तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन फंक्शनली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें एक ही जगह चलती हैं। अब सारी चीजें स्पेशलाइज्ड जगह पे चलेंगी तो वो बहुत ज्यादा फंक्शनली सिंपल हो जाएगा, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये जो टिश्यू सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ये इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए और अच्छे से काम हो सके और परफेक्शन के साथ काम हो सके, इसलिए इवोल्यूशन में बढ़ाई जाती है चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी को। फिर क्या होगा? अब यहाँ पे यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इन 3 ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। तो उसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पता चलेगी। फिर क्या होगा इसमें, किस तरह से काम करते हैं,
In the case of plant or microbes, the term morphology precisely means only this. अब ये क्या क्या होगा, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी हम स्ट्रक्चर जो एनिमल्स की हैं उनको पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।